Hi everyone. So as promised on my WhatsApp channel, ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी मई 2026 में अपने सीए फाइनल के एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए हैं. सो आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू योर सिचुएशन क्योंकि मैंने भी अपने पास्ट अटेम्प्ट्स में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं एंड आई नो दैट इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल टू एक्सेप्ट कि मेहनत करने के बाद में भी कमी रह गई है. बिकॉज कहीं ना कहीं देखो कमी खुद की ही होती है एंड इतने सारे पॉइंटर्स होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए बट शायद हमें पता नहीं होता उनके बारे में या हम पे टाइम का कॉन्स्टेंट होता है कुछ भी ऐसा इशू होता है जिसकी वजह से हम वो सारे पॉइंटर्स को फुलफिल नहीं कर पाते एंड हमारी तैयारी ही शायद इस लेवल की नहीं हो पाती जो हम क्लियर करें. एग्जाम में कुछ ऐसी ब्लंडर हम कराते हैं जिसकी वजह से वी हैव टू फेस दैट नेगेटिव रिजल्ट एंड ऑब्वियसली लक भी मैटर करता है ये जैसे कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एएफएम जो था उसकी वजह से एएफएम भी बिगड़ा एंड बहुत लोगों का तो मैंने ये सुना है कि ऑडिट भी बिगड़ा बिकॉज एएफएम का प्रेशर ही उनको इतना ज़्यादा था तो वो ऑडिट रिवाइज ही नहीं कर पाए. बहुत सारे स्टूडेंट्स की तो क्वेरी इस चीज़ की मेरे पास भी आई थी कि मतलब ऐसे ऐसे है अब हम क्या करें. तो देखो मैं जो भी मैंने आपको कल व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी शेयर करे थे ना क्वेश्चंस उन सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चन वाइज आंसर करूंगी एंड उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. ऑल्सो मैं ये जो स्ट्रैटेजी दे रही हूँ दिस इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर एनालिसिस जो कि मैंने करा है अभी तक अपनी जो भी अटेम्प्ट्स मेरे लगे हैं और उसके बाद में मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है. तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. ये कोई हवा में स्ट्रैटेजी नहीं है. तो एक एक चीज़ को मेरे बहुत ध्यान से सुनना. मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी कुछ भी मैं इसमें शुगर कोट करके आपको नहीं बताऊंगी ना झूठी तसल्ली दूंगी. जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर है सिर्फ वही दूंगी. तो थोड़ा सा भी अगर मेरे पर ट्रस्ट करते हो तो मेरी बात मानना बिकॉज मेरे पे ट्रस्ट अब आप कैसे करोगे. आप ये पूछोगे कि आपका क्या ग्रुप 1 क्लियर हो गया है या नहीं. तो देखो मेरा ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ बट ग्रुप 2 मेरा क्लियर हुआ है. ऑल्सो ग्रुप 1 में भी जो जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं उसका मैंने एक एनालिसिस करा है. अभी आई हैव नॉट डिसाइडेड कि मुझे नवंबर में अपीयर करना है या नहीं बट एक स्ट्रैटेजी मैंने ज़रूर डिसाइड कर ली है. ये वाली स्ट्रैटेजी ज़रूर काम करेगी तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स का यही आ रहा है कि मैम हमने जो है ना एक ग्रुप अभी दे दिया था और फिर हमने क्या किया ना हमने क्लासेस को स्टार्ट कर दिया था अपने दूसरे ग्रुप की. सिंगल ग्रुप अपीयर्ड इन मई 2026 और आपने क्या करा क्लासेस स्टार्ट कर दी थी ऑफ अदर ग्रुप. तो फिर अब हम क्या करें. अब हमारी सिचुएशन तो ऐसी हो गई है कि ना हमारा ये सिंगल ग्रुप क्लियर हुआ तो अब हमारी वो क्लासेस भी अभी तो बहुत लंबी चलेंगी बिकॉज मई एग्जाम्स के बाद ही तो स्टार्ट की थी. तो देखो यहाँ पर ना मैं आपको सिंपल से 2 स्टेप्स बता रही हूँ. आप देख लेना किस क्राइटेरिया में फॉलो करते हो और अपने अकॉर्डिंग उसका डिसीजन ले लेना. सबसे पहले तो अगर आपको सिर्फ एग्रीगेट इशू आया है या फिर चलो मैं मान सकती हूँ कि आपको जो है एएफएम में 40 मार्क्स से कम आया है और आपका एफआर में 50 प्लस है इफ यू हैव अपीयर्ड इन ग्रुप 1 एंड अगर आपने ग्रुप 2 में अपीयर करा है तो आपका एटलीस्ट डीटी में बिकॉज इस बार पेपर शायद नॉर्मल आया था तो डीटी में या आईडीटी में कम से कम एक में आपका 50 प्लस है और आईबीएस में आपका 40s में अगर है 40s में कंपलसरी. ठीक है. अगर आपकी ये वाली सिचुएशन है मतलब एक तरह से सिर्फ एग्रीगेट इशू है 40s में आपने आराम से स्कोर कर लिया है. इफ दिस इज द सिचुएशन देन ओनली यू शुड कंटिन्यू विद योर क्लासेस. कंटिन्यू क्लासेस अदरवाइज क्या करो स्टॉप कर दो क्लासेस. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रुप 1 के लिए अपीयर करा था और ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू कर दी. तो देखो सबसे पहले तो आपने क्या करा है मतलब ये स्टॉप मैंने किस सिचुएशन में बोला है. ये मैंने उस सिचुएशन में बोला है कि अगर आपने जिस ग्रुप के लिए प्रिपेयर किया था उसमें किसी भी सब्जेक्ट में 50 क्रॉस नहीं हुआ है एंड उसके साथ में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी है जिसमें 40 से कम स्कोर आया है एक्सक्लूडिंग एएफएम. वैसे तो एएफएम में भी शायद बहुत लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं बट चलो मैं मानती हूँ कि आपका एएफएम वैसे स्ट्रॉन्ग है और आपके 40 से कम आए थे बिकॉज बहुत टफ पेपर था. तो अगर आपका ऐसा है कि आपके जो है 40 से कम है मतलब सारे सब्जेक्ट्स में जैसे एफआर और ऑडिट भी या फिर डीटी आईडीटी सब में 40 से अगर कम है या फिर एग्रीगेट भी बहुत ज़्यादा कम है
मतलब इन दोनों सिचुएशंस में आप फॉल नहीं कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में 50 से ऊपर नहीं है, 40 से भी कम है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर, तो इमीडिएटली यू शुड स्टॉप क्लासेस जो भी आप अभी ले रहे हो और उस ग्रुप पे वापस से लग जाओ जो ग्रुप मई में अपेयर किया था, बिकॉज आपका वो ग्रुप प्रिपेयर नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो प्रिपेयर्ड है, बट वो प्रिपेयर्ड नहीं है। आपने जो भी एफर्ट्स लगाए थे वो इनसफिशिएंट है। दैट मीन्स आपको जो मैं अभी आगे वीडियो में स्ट्रैटेजी बताऊंगी वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको जो है मतलब क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। ऑल्सो अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 से कम है तो आप ये देख लो कि कहाँ अटक रहे हो। आपने क्या कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है, क्या कंफर्टेबल हो। सिर्फ एक बार क्लासेस ले ली है तो ज़रूरी नहीं कि कॉन्सेप्ट्स आ ही जाएं। कई बार हम टीचर जो है वो एक ऐसा टीचर सिलेक्ट कर लेते हैं जो जिसका हमें समझ में नहीं आता पढ़ाया हुआ, उस केस में भी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो अगर वैसी सिचुएशन है तो वो देखो। सेकेंडली कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो हैं बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसका रीज़न देखो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कॉन्सेप्चुअल दिक्कत ही हो रही है, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस में कमी है, क्या कमी है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप इसको नहीं देखोगे तो आप इस लूप में फंसे रहोगे। दिस आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो ऐसा ही करना, भावनाओं में बहकर कि इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब मत करना, गलत डिसीजन मत लेना, वरना आप किसी भी ग्रुप को क्लियर नहीं कर पाओगे। मेरे को ये कहना नहीं चाहिए बट मैं आपको एकदम फैक्ट बात बता रही हूँ। दोनों ग्रुप्स में आप तभी जाना अगर आपकी ये सिचुएशन है, बिकॉज ये एक तरह से बोथ ग्रुप्स का ही सिचुएशन हो जाएगा, है ना। चलो अब मैं चलती हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम बोथ ग्रुप में जाएं, क्या हम सिंगल ग्रुप पे जाएं। अब इस सिचुएशन में मैं ये मान रही हूँ कि आपने जो है क्लासेस अपनी सारी की सारी कंप्लीट कर ली हैं, और क्लासेस भी आपने कैसे कंप्लीट कर ली हैं, आपकी सारी की सारी क्लासेस आपकी 25 अगस्त तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो फिर एक ही ग्रुप पे जाना, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है क्लासेस। ठीक है, तो इससे ज़्यादा एक्सीड हो रही है तो बोथ ग्रुप पे नहीं जाना है, इससे कम हो रही है तो जाना है। अब अगर ऐसे सिचुएशन है कि क्लासेस दोनों ग्रुप्स की कंप्लीट हो गई हैं, सिंगल ग्रुप दिया था पर मई में क्लियर नहीं हुआ, अब बोथ पे जाना चाह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या करें। ऐसी सिचुएशन में अगर अपने आप को स्कोर एनालाइज करना है, और स्कोर का पैरामीटर वही है, अगर सिर्फ एग्रीगेट इशू है, सब में 40 क्रॉस हो गया है एंड एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में आपका 50+ है, तब तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बोथ ग्रुप। अगर ऐसा नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका 50+ नहीं है, तो डो नॉट गो फॉर बोथ ग्रुप, बिकॉज आप नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन कि मैम अगर हमारे 40 से कम है मार्क्स, तो क्या हम क्लासेस लें या नहीं लें। तो दिस इज टोटली योर कॉल, बट आपको क्या करना है ना, आपको 4 पैरामीटर्स पे खरे उतरना है। फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है प्लस नोट्स प्रिपरेशन, ये सबसे इजीली क्लासेस से मिल जाती है। अगर आपने क्लासेस नहीं ली हैं, अपने सेल्फ स्टडी करी है, तो क्या आपके पास में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, क्या आपके पास में प्रॉपर नोट्स हैं। अगर नहीं है तो क्लासेस पे जाओ। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बट देर आर टीचर्स हु आर हेल्पिंग यू। जैसे बहुत सारे टीचर्स डिस्काउंट देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं, तो आप अपना इशू उनके साथ डिस्कस करो, दे विल हेल्प यू। जब ये चीज़ हो जाती है तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व नहीं करना, आपको उसमें कंफर्ट भी लाना है, आपको उसमें कॉन्फिडेंस भी लाना है। उसके बाद में थर्ड होता है नंबर ऑफ रिविजन्स, बहुत सारे रिविजन्स आपको करना है। एंड देन होता है हर रिविजन के साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट भी देने हैं, एंड नॉट जस्ट ऑफ आईसीआई, किसी ऐसे टेस्ट सीरीज के जो आप पेपर चेक करके देते हो जेन्युइन। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं यहीं पर मिसिंग हूँ, मैं इतना कर भी लूँगा तब भी नहीं हो पाएगा, तब तो यू शुड गो फॉर क्लासेस। लाइक अगर आपका स्कोर 40 से कम है किसी सब्जेक्ट में, अगर आप एक रिपीटर हो, तो उस केस में क्या करो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्लासेस ले लो। लेकिन उस केस में भी ये चीज़ देखना कि क्या दिक्कत हो रही थी। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है तो आपको डेफिनेटली क्लासेस लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि
कॉन्सेप्ट मुझे समझ आता है पर मुझे क्वेश्चन लिंक नहीं होता कॉन्सेप्ट के साथ, तब भी क्लासेस ले लो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम का फ़ियर है, प्रेशर है, क्वेश्चंस वैसे हो जाते हैं बट एग्ज़ाम में नहीं होता है, तो फिर आपको इस चीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, मॉक टेस्ट पे। ठीक है? तो ये मैंने आपका थर्ड क्वेश्चन भी एड्रेस कर लिया। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास में आया था, वो ये था दैट वेदर वी शुड चेंज अवर फैकल्टी और नॉट, चेंज फैकल्टी और नॉट। तो इसमें भी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अपना स्कोर देखो। अगर आपने जिस फैकल्टी से पढ़ा है, उससे पढ़ के आप 40 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप ये देखो कि आप इनमें से कहाँ मिसिंग थे, कहाँ मिसिंग थे। अगर आपको यही चीज़ उस फैकल्टी से पढ़ के नहीं है, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि हाँ, एक बार चेंज करके देख लो फैकल्टी, क्या पता आपको हेल्प मिल जाए। बट अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस फैकल्टी से अच्छी हो गई, उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, मटेरियल बहुत अच्छा है, तो फिर डू नॉट स्विच फैकल्टीज़, कोई फ़ायदा नहीं है फिर, बिकॉज़ हम जो नोट्स पढ़ते हैं, हम जो क्वेश्चंस करते हैं, उस पे हमारा कम्फर्ट आ जाता है। बार-बार अगर आप चेंज करोगे, उससे और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज़ पे आपको ये डिसीजन लेना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का आ रहा है, वो ये आ रहा है कि व्हाट शुड बी द प्लानर फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। अब ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सब बच्चों को करना है। तो सबसे पहला रिवीजन जो आपको करना है, वो कैसे करना है? वो आपको करना है 14 डेज़ टू ईच सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग आईबीएस। 14 डेज़ ईच सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग आईबीएस। अब ये 14 डेज़ कैसे करना है आपको? सबसे पहले तो देखो रिटन प्लानर बनाना है। मैं आपको दे सकती हूँ एक एक्सेल शीट बना कर के, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ कुछ बच्चे कल से ही स्टार्ट कर देंगे, कुछ बच्चे 25 से स्टार्ट करेंगे, कुछ 30 से स्टार्ट करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये प्लानर सबसे एफ़िशिएंटली मतलब आपको तभी हो पाएगा जब आप क्लासेस एक बार कंप्लीट कर लोगे। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एक ग्रुप की मतलब क्लासेस कर रहे हो, एक ग्रुप आपने मई में अपीयर किया था, उस केस में आपको डेफ़िनेटली अपने स्टडी आवर्स बढ़ा के फिर इस प्लानर को करना है। तो 14 डेज़ आपको जो ईच सब्जेक्ट को देना है, तो उसमें क्या करना है ना, उसमें आपको कोशिश करना है, मतलब करना ही ऐसा कि 10 डेज़ में पूरा रिविज़न हो जाए। उसके बाद में आपको 2.5 दिन में या 3 दिन में पूरा का पूरा उसको सेकंड टाइम रिवाइज़ करना है एंड देन फिर आपको लास्ट डे में क्या करना है, उसका एक टेस्ट दे देना है। ठीक है? तो इस तरह से आपको करना है 10+3। 10+3 में आपको ये 14 डेज़ को डिवाइड करना है। जैसे आपने सबसे पहले 14 डेज़ एएफएम को दिए, फिर नेक्स्ट 14 डेज़ आपने एफआर को दिए, नेक्स्ट 14 डेज़ ऑडिट को दिए। इस तरह से करना है। अब इसमें क्या हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ें पूरा दिन? तो मैं आपको सजेस्ट तो यही करूँगी कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। बट जैसे आप ऑडिट में क्या कर सकते हो, आपने पूरा दिन जैसे एएफएम के लिए डेडिकेट कर रखा है, तो आप आधा घंटा, 1 घंटा कुछ भी एक ऐसा निकाल लो जिसमें आप ऑडिट को सिर्फ़ रीड कर रहे हो। सिर्फ़ रीड करो, सिर्फ़ अंडरस्टैंड करो, कोई यूट्यूब वीडियो देख लो। मतलब एक तरह से टच में रहो स्पेसिफ़िकली उन टॉपिक्स के साथ जो एसेज़ हैं जैसे। बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना होता है। फिर जब हम ऑडिट वाले पार्ट पे आएँगे तब आप उसको याद कर लेना, ठीक है? तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अदरवाइज़ वैसे सजेस्टेड यही है कि आप एक सब्जेक्ट ही लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में जब आपका ऐसे हो जाएगा तभी फिर आपको क्या करना है, आपको देना है 6 डेज़ पर सब्जेक्ट। अब देखो ये जो बोथ ग्रुप्स है ना, बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स उनको ऑब्वियसली इसमें थोड़े कम रिविजन्स हो पाएँगे, सिंगल ग्रुप वालों के रिविजन्स नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ जाएँगे। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 5+1 या फिर 4+2 ऐसे करना है। इसमें क्या करना है मतलब 5 डेज़ एक सब्जेक्ट पढ़ो फिर टेस्ट दो, 4 डेज़ एक सब्जेक्ट पढ़ो फिर टेस्ट दो, ठीक है? तो टेस्ट आपको हर रिविजन के साथ देना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तभी आपको ऐसे करना है, ठीक है? 6 डेज़ आपको हर सब्जेक्ट को दे करके देन यू विल हैव टू डू। उसके बाद में क्या करना, कम करते जाना। फिर क्या कर देना, 3 दिन कर देना। उसके बाद में क्या कर देना, 2.5 दिन कर देना। मतलब ये आपको तब करना है जब आप मतलब 2 रिविजन्स के बाद आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपको आ जाएगा सब्जेक्ट्स के ऊपर। फिर ऐसे-ऐसे करके करोगे, फिर जब आप एक बार 2.5 दिन वाला कर लोगे और अगर सिंगल ग्रुप के हो तो 1.5 दिन वाला भी घर पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको कुछ नया ही नहीं लगेगा, क्योंकि 1.5 दिन में आपने ऑलरेडी रिविजन की प्रैक्टिस कर ली है, टेस्ट देने की भी प्रैक्टिस कर ली है। और ये जो स्कोर्स आएँगे इनमें भी एनालाइज़ करना कि मेरी कमी कहाँ हुई, क्यों हुई? वैसे तो जो टेस्ट पेपर चेकर्स होते हैं वो लिख कर देते हैं फीडबैक, फिर भी सेल्फ एनालिसिस भी ज़रूर करना उन टेस्ट का और हर रिवीजन के साथ टेस्ट देना है। सिर्फ यही सोचते रहोगे कि मैं बाद में टेस्ट दूँगा तो बाद में कभी भी नहीं आता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको अपने रिविजन्स को प्लान करना है। अगर आप इनमें से कोई भी पैरामीटर मिस करोगे लाइक क्लासेस
अगर आपने मतलब सही से नहीं करी है या फिर क्वेश्चन बैंक आपने ठीक से सॉल्व नहीं किया है, प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी है। एंड प्रैक्टिस आपको जो करना है ना, वो क्या करना है, जैसे इन 14 डेज़ में तो आपको इंटेंस प्रैक्टिस करना है। मतलब कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस आंखों के आगे से निकल जाए, जो टफ वाले हैं वो हाथ से भी सॉल्व हो जाएं। बट इसमें एलिमिनेट भी कर देना, जैसे अगर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चंस हैं तो आपको सिर्फ ग्रीन क्वेश्चंस निकालने हैं जो बार बार सॉल्व करने हैं। लाइक 20 निकाल लिया आपने 50 में से, तो बाकी 30 में से ये देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चंस एक ही गो में सॉल्व हो गए थे, वो फर्स्ट रिविजन में ही एलिमिनेट हो जाने चाहिए। सेकेंड गो में फिर आपको सिर्फ उन 20 क्वेश्चन पे फोकस करना है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि सारे क्वेश्चन आप एक बार में कर लो, मतलब हर बार करो। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट अबाउट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज का क्या करें। तो एमसीक्यूज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज इस पे ही हमारे 30 मार्क्स डिपेंडेंट होते हैं। तो वैसे तो फैकल्टीज़ भी यही बोलते हैं दैट यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, बट मेरा सजेशन ये रहेगा यहाँ पर कि केस स्टडी बुक जो है वो सॉल्व कर लो। मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब पे डालूंगी, उनके ऑडिट के तो मैंने कई सारे एमसीक्यूज डाले भी हैं, तो वो करोगे तो उससे आपको डेफिनेटली एनालाइज करने में हेल्प होगी कि एमसीक्यूज में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो कितना नहीं। बाकी एक चीज़ और कर सकते हो, जो पास्ट एग्जाम पेपर्स हैं अभी तक के, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करो। ये प्रैक्टिस आप एमसीक्यूज में कर सकते हो, ब्रेक टाइम में कर सकते हो। मतलब डेली कोशिश करो कि कम से कम 5-6 एमसीक्यूज में कर लो, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है कि ऑडिट में क्या करें मैम, ऑडिट का नहीं समझ आता। तो ऑडिट में ना सबसे पहले तो 4 सेक्शंस हैं। एक आपका सेक्शन है एसेस का, एक सेक्शन है प्रोफेशनल एथिक्स का, एक सेक्शन है स्पेशल स्टैंडर्ड्स का, और एक सेक्शन है डायरेक्ट चैप्टर्स का। जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ हैं वो है डायरेक्ट चैप्टर्स और प्रोफेशनल एथिक्स। ये जो दोनों हैं इसमें स्कोर करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज क्वेश्चन ही नहीं समझ आता क्या है या फिर कितना लिखना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप एफआर और एएफएम कर रहे हो ना, तो ये एसेस और स्पेशल स्टैंडर्ड्स, स्पेशली एसेस, स्पेशल स्टैंडर्ड्स फिर भी हो जाते हैं, इसके अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे फोकस करना। फिर जब आप ऑडिट का वो करोगे, मतलब जब डेडिकेटेडली इसको डेज दोगे, तब आप इसके रट्टे मारना जहाँ जहाँ रट्टे मारने हैं, ठीक है। और बाकी आपको स्टेप्स तो वही सारे इसमें भी करने हैं, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब मैम इसमें क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करने हैं, इसमें लिख के प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका आंसर रिकॉल करने की कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या है, क्या क्या मैं कीवर्ड्स रिकॉल कर पा रहा हूँ। इफ़ येस देन वेरी गुड, इफ़ नो देन देखो। एक और यहाँ पर मैं आपको मास्टर टिप दूंगी कि आपको जो है, जो भी बैक क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल के, उनके रट्टे लगाने हैं। ये दोनों चीज़ें अगर कर लोगे और डायरेक्ट चैप्टर्स के बहुत अच्छे से रट्टे लगा लोगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि ऑडिट में आप पास हो जाओगे। और उसके बाद में आपको पास्ट एग्जाम पेपर्स भी करने हैं। ऑडिट के मैंने बहुत सारे पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, जो नहीं करे वो मैं जल्दी ही कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यूज के लिए भी मैं लेकर के आऊँगी केस स्टडी बुक। तो दिस इज़ लाइक व्हाट यू कैन डू, दिस इज़ हाउ यू कैन बाउंस बैक फ्रॉम योर फेलियर। जो भी स्टूडेंट्स जॉब के साथ में कर रहे हैं पढ़ाई, तो वो उनके लिए तो पॉसिबल यही है कि वो एक ही ग्रुप देंगे। अब उन्हें कैसे करना है वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ऑल्सो मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, दैट डेली मैं एक लाइव सेशन अरेंज कर दूंगी, जिसमें आप आओ, बैठो, अपनी पढ़ाई करो, अपना टारगेट मुझे बताओ कि ये टारगेट है हमारा, इतने घंटे हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ में, और उतने टाइम मैं लाइव रहूँगी, ठीक है। मेरे को भी अपना काम कुछ करना होता है, तो वो मैं अपना सब काम करूँगी 8 बजे से रात को, और रात के 1 बजे तक हम लाइव सेशन करा करेंगे। उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम, गूगल, व्हाट्सएप और इंस्टा का जो भी मेरा चैनल है उन सब पे भेज दूँगी, और वो यूट्यूब पे भी स्ट्रीम होगा। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको एक कम्युनिटी मिल जाए। ऑल्सो जो मेरी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टा पे कम्युनिटी है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हो, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक दूसरे से हेल्प मिलती है, तो उससे सही रहता है, सब लोग साथ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी और क्वेरी हो तो आप भेज सकते हो मुझे, उन कम्युनिटीज़ में ऐड हो जाओगे तो मैं आपको पर्सनली भी हेल्प कर दूंगी। सो दिस इज़ हाउ यू विल डेफिनेटली बाउंस बैक। एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट आप देखना, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो करोगे ना, तो आपकी रिजल्ट भी सक्सेसफुल लिखा होगा। सो विद दिस आई विश यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है,
सब कुछ अच्छा होगा, सिर्फ गलतियों पे काम करना है। एंड टेल मी इन दी नेक्स्ट अटेम्प्ट कि आपका क्या रिजल्ट रहा। इस वीडियो पे आके ही कमेंट करना कि मैम मैं पास हो गया, मैं पास हो गई, सक्सेसफुल आया हमारे रिजल्ट पे। सो दिस इज व्हाट आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं। एंड विद दिस आई एम साइनिंग आउट। बाय गाइस, हरे कृष्णा।